नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं इंदौर अभिभाषक संघ इंदौर के नए अध्यक्ष श्री अरविंद यादव जी। अरविंद जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अरविंद यादव जी ऐतिहासिक मतों से इंदौर बार एसोसिएशन में जीते हैं, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष बने हैं और एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। यहाँ बताना मुनासिब है कि इंदौर बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संघ है, अभिभाषकों की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें करीब 4,500 सदस्य हैं। इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन भी इसी संघ की सदस्य हैं। अरविंद जी, ये बताइए क्या एजेंडा रहा आपका इस चुनाव में? इस चुनाव के अंदर सब एजेंडे के तहत जो अभिभाषकों की समस्याएं थी, उस समस्याओं को लेके मैंने चुनाव के अंदर आया था और साथियों से मैंने निवेदन किया था कि अभिभाषक संघ के जो सदस्यगण हैं उनका आय व्यय का कंप्यूटरीकरण करूंगा और उसके लिए मुझको अच्छे वोटों से विजय श्री दिलाई है। रही बात यहाँ पर 4.5 अभिभाषक बंधु जो हैं हमारे सदस्य होने के बावजूद वहाँ पे न्यायालय में कार्य करते हैं। आकस्मिक बाहर के बहुत सारे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पर एक आकस्मिक चिकित्सा की व्यवस्था के लिए भी मैं प्रयत्नशील रहूँगा। इस तरह की बातें रख के और पार्किंग की जो सुविधा है वहाँ पर असुविधा होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उसके समाधान के लिए प्रयास करूँगा। इस बातों को लेकर मैं अभिभाषकों के बीच में आया था। उन्होंने मेरी बात को रखते हुए मुझे अच्छा मत देकर एक जवाबदारी दी है, उसको निभाने के लिए मैं तत्पर रहूँगा। रहा अभिभाषक संघ के अंदर मैं किस तरह से इन कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा, तो मध्य प्रदेश शासन और केंद्रीय शासन से सहयोग निधियां लेके अपने कार्य को आगे बढ़ाने की मंशा रख रहा हूं। पार्किंग की जो व्यवस्था है उसके लिए मध्य प्रदेश शासन पर जब मैं सचिव था इंदौर अभिभाषक संघ का, उस समय भी मैंने मांग करी थी कि साहब हमको पार्किंग के लिए जगह दे दी जाए। एक पीछे पड़ी होप टेक्सटाइल की जगह जो कि शासन के अंतर्गत है, आज उसको हमने, जो कि जिला कोर्ट से लगी हुई जगह है, वो जगह अगर हमें मिल जाती है तो वहाँ पर अभिभाषक संघ की जो पार्किंग की एक बड़ी समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। रही बात, उसके लिए शासन ने कमिश्नर महोदय को, सीएम साहब ने बोला था कमिश्नर साहब इसके ऊपर विचार करके हमको अवगत कराएं। कमिश्नर साहब के यहाँ से हमको पत्र आया था उस दौरान 2006 के अंदर कि आपको इससे शासन से निवेदन करना होगा। हमने वापस पुनः शासन से भी निवेदन किया है, उस पर विचार विमर्श भी हो रहा है उनका। और इसी के साथ में माननीय उच्च न्यायालय के अंदर एक पिटीशन भी दायर कर रखी है कि ये जगह जो है लीज की जगह थी, जिसकी जो भी शासन के अंतर्गत आज शासन के पास में है, वो अगर दी जाए तो अभिभाषकों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। ये बताइए, इंदौर में अभिभाषक इतना अच्छा कार्य करते हैं, न्याय दिलाते हैं लोगों को, उसके लिए कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ अभिभाषकों के ही बैठने की जगह अच्छी नहीं है। धूप में, गर्मी में, बारिश में बैठते हैं। ये जगह की कमी के कारण ही है। जब ये पार्किंग की एक समस्या का समाधान हो जाएगा तो जगह जहाँ मिलेगी तो एक एक सेट के अंदर 5-5, 6-6 अभिभाषक बंधु बैठे हैं। हमारे जो अभिभाषक संघ के माध्यम से, केंद्र के माध्यम से और संसद प्रतिनिधि के, संसद के द्वारा यहाँ पे जो अंशदान दिया गया है उसके माध्यम से हमने बार एसोसिएशन की रूम्स हॉल बनाए हुए हैं, उसके अंदर भी हमने बैठने की व्यवस्था का प्लानिंग किए हैं। अब जो गति हम देने जा रहे हैं उसमें स्वच्छ और साफ सुथरे तरीके से अभिभाषक बंधु अपने स्थान पर बैठ सके, उसी व्यवस्था करने का हम आगे रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये बताइए, एक जमाने में वकीलों ने, अभिभाषकों ने पूरे देश में बदलाव के बयार लाए थे। आज़ादी की लड़ाई भी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, ये सब वकील थे। तो अब वकीलों का वो सामाजिक सरोकार कहाँ चला गया? होता यह है कि साहब हर व्यक्ति अपना अभिभाषक बंधु पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हर काम करने के लिए तत्पर है, परंतु जो प्रतिनिधि चुना जाता है पहले वो आ जाता है कि 4,500 वकील साहिबान की समस्या का पहले मैं समाधान तो कर लूँ। जैसे मैंने कुछ मुद्दे जो अभी हाल बताए हैं, इन समस्याओं में उलझ के ही वो रह जाता है और उनका समाधान नहीं कर पाता, तो बाहर का नेतृत्व करना उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। परंतु यहाँ से जब समय मिले, एक तो कार्यकाल हमारे यहाँ का साल भर का रहता है, जो कार्यकारिणी जीत के आती है वो साल भर के अंदर अपने सूक्ष्म तरीके से छोटा सा काम करके और वो हो जाती। बाहर की जो है
लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अभिभाषक तत्पर रहता है, वो इच्छा भी है उसकी कि कार्य करे, परंतु वो समय नहीं मिल पाता और वो सहयोग नहीं मिल पाता है। उसके कारण से ये समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं और सोशल वर्क के रूप में अपनी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। आपके पिताश्री कन्हैयालाल जी यादव विधानसभा में उपाध्यक्ष थे, तो आप राजनीति में नहीं जाने वाले? मैं राजनीति से तो पहले भी जुड़ा हुआ था, परंतु कुछ जब अभिभाषक वकालत के पैसे के अंदर मेरे को पिताजी ने किया कि पहले आप वकालत करें, अपने स्वयं के पांवों के ऊपर खड़े होके और अपना पहले जीवन यापन की व्यवस्था करें, उसके बाद में आप सोशल वर्कर के लिए काम करें। मैं आज भी उस समय भी सामाजिक गतिविधियों से संलग्न था, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, छात्र राजनीति के अंदर एक्टिव रहा, खेलकूद गतिविधियों को चलाता रहा। आज भी मैं कंटिन्यू हूँ, जैसे चिमनबाग मैदान का दशहरा उत्सव समिति के माध्यम से काम कर लें, नवदुर्गा सांस्कृतिक समिति का कार्य कर लें, अभिभाषक संघ के अंदर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ जो हैं उसके अंदर में कैरम है, टेबल टेनिस है, आपके बैडमिंटन्स वगैरह के आदि खेलों के अंदर अपना भाग लेता रहा हूँ और उनको साथियों को क्रिकेट के माध्यम से भी सहयोग करता रहा हूँ, उन लोगों को आगे बढ़ाने के अंदर तत्पर रहता हूँ। बाकी जो गतिविधियां सुख दुख के अंदर हम साथी बनकर हर अभिभाषकों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। अभिभाषकों की समस्याओं के लिए आज एक संक्षिप्त रूप के अंदर मैं आज अभिभाषकों की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए तत्पर रहता हूं और प्रयास करता हूं कि उन समस्या का किस तरह से समाधान किया जाए। आपके पिताश्री कन्हैयालाल जी यादव विधानसभा में उपाध्यक्ष थे। आमतौर पर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति पद पे पहुंचता है तो उसे अपने बच्चों की रोजी रोटी की चिंता नहीं होती, तो आपके पिताजी ने आपसे ये कहा कि आप अपने रोजगार की व्यवस्था कर लें, मतलब आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने ऐसा? अब मैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बताऊं कि जब मैं शिक्षा के अंदर ही था, जब भी मेरे को पिताजी ने टेक्सटाइल के अंदर जॉब में लगाया था। दुर्भाग्य से वो टेक्सटाइल बंद होने के बाद मुझे LLB कर रखा था, तो मैं वकालत के पैसे के अंदर पिताजी ने बोला कि अब आप आपके वकालत का व्यवसाय करें और इससे अपना कार्य करें। मैं ऐसे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ। उस समय हमारे सुरेश पचौरी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ में मैंने संगठन का काम भी किया है। शहर का सचिव भी रहा हूँ, छात्र राजनीति के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर रहकर क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर छात्र नेतृत्व भी किया है। चमकौर सिंह जी का मर्डर होने के बाद में उस छात्र सहयोग पैनल का नेतृत्व मेरे द्वारा किया जाता था और उसके अंदर हमारे क्रिश्चियन कॉलेज से ही मैंने यूनिवर्सिटी के 3 प्रेसिडेंट, जब मैं पैनल संयोजक हुआ करता था तो अजय राठौर, आपके मनोज सूद और किशोर यादव को इंदौर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष निर्वाचित करा था, उसके अंदर में मैं सहयोगी रहा हूँ। आपने इतनी राजनीति की गतिविधियां की तो 4,500 लोगों के संगठन में चुनाव जीतना अपने आप में कोई सीधी सादी बात तो है नहीं, वो भी इतने बम्पर मेजॉरिटी से आप जीते हैं, तो क्या फार्मूले आपने कुछ तो जोड़ तोड़ की होगी? मैंने जोड़ तोड़ का नहीं किया साहब, मेरे स्वभाव और मेरे पे विश्वास करके अभिभाषकों ने कि ये व्यक्ति अभिभाषकों के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर रहेगा, इसलिए उस विश्वास के साथ मुझे मत दिया है, वोट दिया है और वो जो चीज मेरे को अधिकार दिया है उसके पे खरा उतरने के लिए मैं हर प्रयास करने के लिए तत्पर रहूंगा, चाहे मध्य प्रदेश शासन से पैसे की व्यवस्था करना पड़े या केंद्र शासन से पैसा लाके अभिभाषकों की समस्याओं के लिए समाधान करना रहे, उसके लिए मैं हर वक्त तत्पर रहूंगा। रहा जो सोशल एक्टिविटीज वहाँ की जो चलाने वाली हैं उसके अंदर भी हमारे अभिभाषक जो कि सक्षम हैं उनके द्वारा सहयोग लेके इन कार्य के अंदर सहयोग लेके कार्य करने के लिए अग्रसर रहूंगा। आपने क्रिमिनल लॉयर के रूप में भी काम किया है जी, तो अभी भी आपकी वकालत चल रही है उसी क्षेत्र में? जी, मैं फौजदारी के वकील के अंदर मेरे सीनियर जो हैं जय सिंह अभिभाषक के साथ में मैंने करीब प्रारंभ से ही 12 साल तक कार्य किया। उसके बाद में सरकारी अभिभाषक के रूप में 10 साल का वर्क काम किया है और आज इंडिपेंडेंट रूप से क्रिमिनल वर्क की फौजदारी की वकालत को मैं कर रहा हूं और अपनी वकालत का पैसा अपनाए हुए हूं और उसी के ऊपर अच्छे से कार्य करता चला क्या जा रहा आपको लगता है कि वकीलों की फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अनाप शनाप बढ़ गई है वकीलों की फीस? बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ तो शासन के द्वारा साहब ये कहा जाता है कि न्याय सस्ता और सुलभ हो, परंतु दूसरी ओर देखें साहब 138 चेक बाउंस का जो प्रकरण होते हैं उसके ऊपर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 5% की ड्यूटी लगा दी जाती है। अब पक्षकार जो है पहले तो चेक दिया हुआ, उसने पैसे के बाबत
और उसके अंदर उसको अब अगर न्याय चाहिए तो 5% की ड्यूटी दे, उसी के बाद में वो न्यायालय के अंदर अपना न्याय लेने के लिए पुकार लगा सकता है। दूसरा, आपके क्लेम केसेस के अंदर देखें साहब, 10% की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसका विरोध हमने बिहार चुनाव के पहले यहाँ पे किया है, उसके अंदर कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। इवन उसके पहले हम वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा पे अभिभाषकों को लेकर हमारा पूरा अभिभाषक संघ वहाँ मौजूद हुआ था कि क्लेम के ऊपर जो 10% की ड्यूटी बढ़ाई गई है वो बहुत गलत तरीके से जो न्याय को सस्ता और सुलभ बनाने की बात करते हैं, वही शासन के द्वारा यह कर दिया गया है कि 10% की आपको ड्यूटी देना होगी तो ही एक गरीब आदमी जाके न्याय की पुकार कर सकता है। एक तरफ जहाँ एक एक्सीडेंट होता है एक परिवार का, एक उदाहरण के तौर पे देखें कि वो तो पहले से इलाज कराने के लिए मजबूर है कि किस तरह से वो इलाज करा रहा है, आज अस्पतालों के खर्चे कितने अधिक हो रहे हैं, वो भरपाई तो वो करना दूर रहा, अगर उसको न्याय लेना है तो उसके लिए पहले जितने की वो मांग करने जा रहा है अपीलाइन कोर्ट के अंदर, तो उसको 10% की ड्यूटी दे। अगर उसने 1 लाख रुपया मांगा है तो उस पर 10% की ड्यूटी चुकाए, उसके बाद में न्याय के दरवाजे को खटखटाए, तो ये कहाँ तक उचित है? इसका विरोध हम करते रहे हैं और भविष्य में भी अभी भी हम शासन से मांग करेंगे और उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि शासन न्याय को जो सस्ता और सुलभ बनाने की बात करता है उसके अंदर सहयोग करे कि न्याय सस्ता और सुलभ कैसे होगा। अगर ये ड्यूटियां लगाती हैं तो न्याय को सस्ता और सुलभ होना असंभव है और न्याय के दरवाजे खटखटा कोई गरीब आदमी नहीं जा पाएगा। एक तरफ तो वकील की फीस के बाद में टैक्स लगाना, बहुत ज़्यादा न्याय महंगा हो जाएगा, तो शासन को भी इस पर विचार करना चाहिए। अगर शासन नहीं देगा तो हम हमारे आंदोलनों के माध्यम से अभिभाषकों को साथ में लेके और गरीब लोग जो हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उसके साथ में लेके हमको कोई भी आंदोलन करना पड़े तो हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। क्या वकीलों की फीस अनाप शनाप नहीं बढ़ी है? वकील साहब अपनी फीस को पहले से निर्धारित करता है कि कितने के केस का निर्धारण किस आधार के ऊपर होगा, उस हिसाब से वो फीस को लेता है। फीस लाखों में फीस होती है जिसका कोई लाखों के अंदर अलग अलग प्रकरणों की अलग अलग फीस के ऊपर रहता है। कोई जूनियर अभिभाषक है तो वो कम पैसे में काम करता है, जो अच्छा बड़ा अभिभाषक है जिसके पास में कार्य ज्यादा है तो वो फीस के माध्यम से उन क्लाइंटेशन को रोकता है कि सभी काम अगर वो ले लेगा तो काम अच्छा से कर नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने फीस का ओहदा को बढ़ा देता है। इसके कारण से महंगी फीस मानी जाती है अभिभाषकों की, परंतु मैं समझता हूं कि न्यूनतम फीस के अंदर ही न्याय दिलाने के लिए पक्षकारों के लिए अभिभाषक तत्पर रहता है। गांधी जी वकील थे, उनका एक नियम था कि उन्हें कोई चीज लगती थी कि ये न्याय संगत नहीं है तो वो केस नहीं लड़ते थे। ऐसे कितने वकील होंगे इंदौर में जो केवल न्याय संगत केस ही लड़ते हैं? हमारे यहाँ साहब बहुत सारे वकील साहिबान हैं, तो शासन की तरफ से भी सुविधा है कि जिसके पास में फीस पैसा नहीं है और गरीब लोगों के केस लड़ने के लिए तत्पर हैं, ऐसे अभिभाषक बार के अंदर पूरा संगठन तैयार है। वो लोग न्याय दिलाने के लिए अलग अलग समाज के अंदर अलग अलग अभिभाषक अपने परिवार के लोगों को, मतलब समाज के लोगों को न्याय मुफ्त में देने के लिए तत्पर रहते हैं कि हम वो देंगे। परंतु वहाँ पर जहाँ टैक्स लगने की बात है कि आज कोई भी टैक्स के माध्यम से 10% की ड्यूटी लगा दी है साहब, वो फीस तो पक्षकार से लेना पड़ेगी, वो वकील अपना सहयोग दे के उसके अंदर नहीं कर पाता है, यहाँ मजबूरी हो जाती है। फीस के अंदर तो मुफ्त सलाह देने के लिए, मुफ्त काम करने के लिए तत्पर हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर अभिभाषक बंधु हैं जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं। आप भी फ्री में केस लड़ते हैं? मैं अपने साथ जो भी जरूरतमंद आते हैं उनको पूरी सलाह देता हूं और अधिकतर लोगों को जो कि मेरे से सहायता मांगते हैं मैं उसके लिए हर वक्त तत्पर रहकर उनके कार्य करने के लिए तत्पर रहता हूं। वकील साहब ये बताइए, कानून की पढ़ाई क्या उसका स्तर ठीक है, संतोषजनक है? पहले की बनस्बत अब कंपटीशन ज़्यादा हो गई है, पहले भी हुआ करते थे, परंतु आज जो प्राइवेट कॉलेज जितने खुल गए हैं और वहाँ एक भागा दौड़ी और एक कंपटीशन की लड़ाई के अंतर्गत कि हमारा रिजल्ट का परसेंटेज अच्छा रहे, हमारे स्कूल का नाम ज़्यादा आए, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से वो लोग अपनों को प्रसारित करते हैं। उस कंपटीशन के अंदर जो शिक्षा का क्षेत्र है ला के अंतर्गत वो निम्न होता चला जा रहा है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। आप इस दिशा में क्या सुझाव देंगे? मेरा दिशा के अंदर यही सुझाव रहेगा कि साहब इसके लिए जो अभिभाषक का रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है उसके लिए जो एग्ज़ाम वगैरह
तैयार करके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे पीएससी पीएमटी वगैरह होती है, उस तरह की शासन उसके अंदर एलएलबी के जो छात्र लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि हम एलएलबी करना चाहते हैं, तो उसको इस तरह की प्री एग्ज़ाम देना चाहिए। उसी के बाद में एलएलबी का कोर्स के लिए उनको तैयार करना चाहिए, ताकि अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट उसके अंदर तैयार हों और अच्छे लोग वकालत के पेशे में आएँ और एक अच्छा अनुभव प्राप्त रहे। वकील साहब, इंदौर में अभिभाषक संघ में कितने धड़े हैं? बहुत सारे। सब यह तो अलग अलग ग्रुप्स हैं और सब अपने ग्रुप के हिसाब से काम करते हैं, परंतु जब अभिभाषकों की बात आती है तो अभिभाषक परिवार एक होकर संगठित होकर कार्य करता है। इंदौर शहर के अंदर धड़ क्या, हर कोई सी चीज़ के अंदर हर कहीं पे देखें आप तो धड़ तो सब अलग अलग रूपों से, अलग अलग अपनी जमावट के हिसाब से लोग रहते हैं, परंतु हमारे यहाँ अभिभाषक परिवार जब भी अलग अलग धड़ों में बटा हुआ जरूर रहता है, परंतु अभिभाषकों की जब बात आती है तो सब संगठित होकर एक जाज़म के ऊपर इकट्ठा होने के लिए अपनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या अभिभाषक संघ के चुनाव में भी पार्टीगत विचारधारा हावी होती है? पार्टीगत समर्थक वकील हैं, बीजेपी समर्थक वकील हैं, होता है? ऐसा नहीं हुआ इस चुनाव के अंदर तो बिल्कुल नहीं हुआ। पहले हुआ करता था, रहता था, परंतु अभिभाषक संघ के अंदर इस तरह का नहीं देखा गया कि पार्टी लेवल के ऊपर वो हो या जाति समीकरण के हिसाब से वोटिंग हो रहा हो, इस तरह का भी कोई वातावरण नहीं बना। वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दुआ है कि आपका कार्यकाल बहुत सफल रहे और वो यादगार कार्यकाल के रूप में जाना जाए। आप धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।